Hello students, this is your English teacher. Today we are going to learn chapter 2 of English book. So let's start reading the chapter. So this is chapter 2 and the name of the chapter is Flying Kites. We all love flying kites and kites उड़ाना हम सबको बहुत पसंद है एंड हम बहुत ज़्यादा इस फन एक्टिविटी को लाइक भी करते हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो काइट्स हैं वो उड़ाई जाती हैं एंड उनके पीछे की स्टोरी क्या है. मतलब एक जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति, इसके पीछे क्या स्टोरी है और क्यों इस फेस्टिवल की इतनी इंपॉर्टेंस है कि इस दिन सभी लोग काइट्स को उड़ाना प्रेफर करते हैं. सो बिफोर स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर वी विल सॉल्व द वार्म अप सेक्शन. इसमें आपको क्या करना है, tear bits of colored papers and paste on the kite to decorate it. आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक काइट शो हो रही है, ये आपकी काइट है, ये अभी प्लेन है, मीन्स इसमें कोई कलर नहीं है एंड इसमें कुछ भी पेस्टिंग नहीं है. अब आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे कलर्ड पेपर्स लेने हैं एंड उनको छोटे छोटे बिट्स में फाड़ना है, कट नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू टीयर इट विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स एंड फिर आपको इस काइट पे उन कलरफुल जो आपके बिट्स आएंगे ना टीयर होके उनको यहाँ पे पेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. टुमारो इज मकर संक्रांति. आई एम वेरी एक्साइटेड सेड जतिन टू हिज ग्रैंडफादर. जतिन अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि कल मकर संक्रांति है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अब मकर संक्रांति क्या होता है, एक हिंदू फेस्टिवल है मकर संक्रांति और इस दिन जो पीपल है वो काइट्स को फ्लाई करते हैं अपने टेरेस पे, अपनी रूफ पे या अपनी बालकनी से, जहाँ से भी उनको स्पेस मिलता है वो काइट्स को फ्लाई करते हैं. अब जतिन अपने ग्रैंडफादर से बोल रहा है कि कल मकर संक्रांति है, तो उसे ग्रैंडफादर उससे क्या बोलते हैं, येस सेड ग्रैंडफादर विद अ स्माइल. डैडी हैज बॉट सच अ बिग काइट फॉर मी. आई विल हैव फन फ्लाइंग काइट्स ऑन द टेरेस विद माई फ्रेंड्स शाउटेड जतिन. तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हाँ और एक स्माइल देते हैं कि येस टुमारो इज मकर संक्रांति. अब जतिन उनको आगे बताता है कि डैडी मेरे लिए बहुत बड़ी काइट लाए हैं और मैं कल टेरेस पे से अपने फ्रेंड के साथ उन काइट्स को उड़ाऊंगा. टेरेस क्या होता है, टेरेस एक रूफ के आगे का पार्ट होता है जो फ्लैट होता है एंड जिसपे मोस्टली हम लोग गार्डनिंग करते हैं या वहाँ पे हम फिर काइट्स एंड ऑल फ्लाई करते हैं. येस यू विल हैव फन लाफ्ड ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर उसकी बात सुन के हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम कल बहुत मज़े करने वाले हो. ग्रैंडपा आई हैव अ क्वेश्चन. अब जतिन वापस बोलता है कि ग्रैंडपा मेरे पास एक क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए. वाई डू वी फ्लाई काइट्स ऑन मकर संक्रांति आस्क्ड जतिन. हम मकर संक्रांति पे काइट्स क्यों उड़ाते हैं. आवर बॉडी नीड्स सनलाइट टू बी हेल्दी. अब ग्रैंडफादर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है. व्हेन वी गो आउट टू फ्लाई काइट्स आवर बॉडी गेट्स सनलाइट, वी ऑल्सो हैव फन एक्सप्लेन ग्रैंडफादर. तो वो आगे बताते हैं कि जब भी हम बाहर जाते हैं काइट्स फ्लाई करने के लिए तो हमारी बॉडी को जो नेसेसरी सनलाइट होती है वो मिलती है, इससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है एंड प्लस काइट्स फ्लाई करके हमें बहुत फन भी मिलता है, बहुत मज़ा आता है. डू पीपल इन अदर कंट्रीज ऑल्सो फ्लाई काइट्स आस्क्ड जतिन. जतिन पूछता है कि क्या दूसरी कंट्रीज में भी जो पीपल हैं वो काइट्स को उड़ाते हैं. ग्रैंडफादर नॉडेड हिज हेड एंड सेड. ग्रैंडफादर अपने हेड को नॉड करते हैं, नॉड मीन्स येस में आंसर करते हैं एंड बोलते हैं इन चाइना ऑन न्यू ईयर्स डे पीपल शो रिस्पेक्ट टू द ड्रैगन by flying dragon kites. Our dragon kite looks fierce and angry. अब उसे ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि हाँ दूसरी कंट्रीज़ में भी पीपल काइट्स को फ्लाई करते हैं. जैसे चाइना में न्यू ईयर पे पीपल ड्रैगन को रिस्पेक्ट देने के लिए ड्रैगन काइट्स उड़ाते हैं. और ड्रैगन काइट क्या होती है, जो जिसपे फेस बना होता है बहुत गुस्से वाला और बहुत डरावना. फियर्स मतलब जो डरावना होता है, ऐसा फेस उस काइट पे बना होता है एंड वहाँ पे ड्रैगन को वो लोग काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं. इसलिए उसी ड्रैगन को रिस्पेक्ट देने के लिए न्यू ईयर वाले दिन वो लोग काइट्स को फ्लाई करते हैं. दिस काइट इज़ वेरी लॉन्ग एंड हैवी. ये काइट बहुत बड़ी होती है और बहुत भारी होती है. अ टीम ऑफ पीपल फ्लाइज वन ड्रैगन काइट. एक ड्रैगन काइट को उड़ाने के लिए टीम चाहिए होती है पीपल के लिए. मीन्स एक सिंगल पर्सन उस ड्रैगन काइट को नहीं उड़ा सकता, उन्हें एक ग्रुप चाहिए होता, एक टीम चाहिए होती है
एक ड्रैगन काइट को प्रॉपरली फ्लाई करने के लिए। वाओ, टेल मी मोर, सेड जतिन। अब जतिन को ग्रैंडपा की बातें सुन के बहुत इंटरेस्ट आने लगता है, तो जतिन कहता है कि वाओ, ये तो बहुत आप मतलब बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहे हो मुझे और भी बताइए इस चीज़ के बारे में। तो ग्रैंडफादर कंटिन्यू करते हैं अपनी बात। ग्रैंडफादर कंटिन्यूड विद अ स्माइल, इन जापान पीपल फ्लाई काइट्स एट द बर्थ ऑफ अ बेबी or to celebrate a good rice harvest. Many Japanese kites have pictures of cranes. अब ग्रैंडफादर एक्सप्लेन करते हैं कि चाइना की तरह जापान में भी काइट्स उड़ाई जाती हैं, लेकिन वहाँ कब उड़ाई जाती हैं? जब कोई बेबी बॉर्न होता है या फिर जब उनका जो राइस का हार्वेस्ट है, जो उनकी राइस की फसल है वो काफ़ी अच्छा हार्वेस्ट करती है, फसल बहुत अच्छी होती है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जापान के लोग काइट को फ्लाई करते हैं। इन जापान पीपल बिलीव दैट अ क्रेन ब्रिंग्स गुड लक। और जापान में पीपल ये बिलीव करते हैं कि जो क्रेन है, क्रेन इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड, वो गुड लक लाता है हमारे लिए। डू अदर कंट्रीज टू हैव काइट फेस्टिवल्स? अब जतिन पूछता है जैसे हमारे यहाँ काइट फेस्टिवल का एक पर्टिकुलर डे है, डैट इज़ मकर संक्रांति, क्या ऐसे भी अदर कंट्रीज़ में उनका एक पर्टिकुलर डे है, उनका भी कोई काइट फेस्टिवल होता है? अब ग्रैंडफादर उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। येस, काइट फेस्टिवल्स टेक प्लेस एवरीवेयर। एट दीज फेस्टिवल्स द स्काई इज़ फुल ऑफ कलरफुल काइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल enjoy फ्लाइंग एंड वॉचिंग काइट्स, सेड ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर जतिन को बताते हैं यस, दूसरी कंट्रीज़ में भी काइट फेस्टिवल्स होते हैं और उन फेस्टिवल्स वाले दिन पूरा स्काई जो है वो काइट से भरा होता है। हमें पूरे स्काई में केवल काइट्स ही काइट्स नज़र आती हैं, कलरफुल काइट्स। एंड पूरे वर्ल्ड में सभी लोग, वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हों, किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, उन्हें काइट्स को फ्लाई करना एंड उनको उड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। नाउ गो टू स्लीप, यू हैव अ बिजी डे टुमारो, सेड ग्रैंडफादर। एंड लास्ट में ग्रैंडफादर जतिन से बोलते हैं कि अब तुम सोने के लिए चले जाओ, क्योंकि कल तुम्हारा दिन बहुत बिजी रहने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट डे मकर संक्रांति है, जतिन को काइट्स फ्लाई करनी है, इसलिए वो बहुत बिजी रहेगा एंड नाउ ही नीड्स टू स्लीप। तो ये कह के ग्रैंडफादर उसको सोने के लिए भेज देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड इससे हमें ये लेसन सीखने को मिलता है कि हमारे फेस्टिवल्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं एंड सभी फेस्टिवल्स के पीछे कुछ ना कुछ एक हेल्दी रीज़न होता है एंड एक स्टोरी छिपी होती है जो एक हमें मोरल वैल्यू देती है। सो अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व। यहाँ पे आपको MCQs दिए हुए हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन मिला है एंड उन क्वेश्चन के आपको 3 ऑप्शंस मिले हैं। अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड हम अपने सही ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जतिन्स फादर हैज़ बॉट आ। जतिन के फादर उसके लिए क्या लेके आए थे? बाइसिकल, बिग काइट या बेबी डॉग? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बिग काइट। सेकेंड क्वेश्चन, पीपल फ्लाई काइट्स ड्यूरिंग। पीपल जो है काइट्स कब उड़ाते हैं? होली पे, दिवाली पे या मकर संक्रांति पे? सो अगेन द करेक्ट ऑप्शन would be मकर संक्रांति। थर्ड क्वेश्चन, ऑन चाइनीज न्यू ईयर पीपल फ्लाई। जब चाइना में न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है तो वहाँ के लोग फ्लाई करते हैं किस टाइप की काइट? ड्रैगन काइट्स, स्नेक काइट्स या डायनासोर काइट्स? सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी ड्रैगन काइट्स टू शो रिस्पेक्ट टू ड्रैगन। बी पार्ट, यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मिले हैं, इसमें आपके पास स्टेटमेंट है लेकिन इसमें एक वर्ड आपका मिसिंग है। आपको ऊपर दिए हेल्प बॉक्स की हेल्प से वो मिसिंग वर्ड चूज करके यहाँ पे लिखना है। सो अभी हम अपना फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जतिन वांट्स टू फ्लाई काइट्स ऑन। जतिन काइट उड़ाना चाहता था कहाँ से, किस प्लेस से वो काइट उड़ाना चाहता था? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरेस। जतिन काइट टेरिस से उड़ाना चाहता था। सेकेंड, आवर बॉडी नीड्स टू बी हेल्दी। हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए होता है? एंड जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा, हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। सो आवर सेकेंड ब्लैंक वुड बी सनलाइट। थर्ड, आवर ड्रैगन काइट लुक्स फियर्स एंड। ड्रैगन काइट कैसी लगती है? फियर्स और
अभी मैंने आपको बताया था ना, ड्रैगन काइट पे फेस होता है जो बहुत एंग्री होता है और फियर्स होता है, तो फियर्स हमारे पास आ गया, तो सेकेंड वर्ड हमारा होगा यहाँ पे एंग्री। थर्ड में हम लिख देंगे अपना एंग्री वर्ड। फोर्थ, अ टीम ऑफ पीपल फ्लाइज वन काइट। कौन सी काइट को उड़ाने के लिए एक टीम चाहिए होती है पीपल के लिए? दैट इज ड्रैगन काइट को उड़ाने के लिए पीपल की टीम चाहिए होती है। सी पार्ट, यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स मिले हैं, अब हम उन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे एंड हम बताएंगे कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट, जतिन इज वेरी सैड। जतिन बहुत दुखी था? नो, हमने चैप्टर में पढ़ा जतिन बहुत खुश था क्योंकि नेक्स्ट डे वो काइट को फ्लाई करने वाला था ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड, जतिन वॉन्ट्स टू फ्लाई काइट्स विद हिज फ्रेंड्स। जतिन अपने फ्रेंड्स के साथ काइट को फ्लाई करना चाहता था। यस, उसने अपने ग्रैंडफादर को बताया था कि वो अपने फ्रेंड के साथ काइट उड़ाएगा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। थर्ड, ड्रैगन काइट इज वेरी लॉन्ग एंड हैवी। ड्रैगन काइट बहुत लंबी होती है और बहुत हैवी होती है। यस, इसलिए तो उसको उड़ाने के लिए एक टीम चाहिए होती है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। लास्ट, इन जापान पीपल फ्लाई काइट्स एट द बर्थ ऑफ अ बेबी। जापान में पीपल जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसकी खुशी मनाने के लिए काइट्स को फ्लाई करते हैं। यस, so this statement is also correct. So students, we have completed the chapter as well as the exercise part. I hope आपको दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 2 के चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था स्पोर्ट्स इज फन का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ी पीहू नाम की एक लड़की की स्टोरी जो अपने स्कूल में होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करती है। उसमें वो 2-3 रेसेस में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वो फर्स्ट 2 रेसेस हार जाती है क्योंकि जब भी वो अपने भाई साहिल की तरफ देखती है वो उसको रोता हुआ मिलता है और इस वजह से पीहू जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन लास्ट में वो अपनी फाइनल रेस जीत जाती है और उसका भाई भी बहुत खुश होता है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर नंबर 8 डियर ग्रैंडमदर, जो बेसिकली एक पोएम है। इस चैप्टर को हम पोएम के फॉर्म में पढ़ेंगे। इसमें जो ग्रैंडमदर हैं वो पोएट को या पोएटिस को एक स्टोरी सुनाती हैं और ये उनका डेली रूटीन है कि वो उनको स्टोरी सुनाए बिना नहीं सोती। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना वार्म अप सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डियर ग्रैंडमदर। देखते हैं इसके वार्म अप सेक्शन में हमें क्या करने के लिए दिया गया है। फिल इन योर स्लीप रिकॉर्ड, कीप ट्रैक ऑफ हाउ मैनी आवर्स ऑफ स्लीप यू गेट इन 1 वीक। ये यहाँ आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपके वीक डेज लिखे हुए हैं, मंडे टू संडे। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको डेली बेसिस पे अपना सोने का टाइम और अपने जागने का टाइम नोट डाउन करना है एंड फिर आपको ये बताना है कि आपने मंडे से लेके संडे तक कितने आवर्स की नींद आपने ली। सपोज मंडे को आप सोने गए 9 PM पे, उसके बाद आप नेक्स्ट डे उठे मॉर्निंग में 6 AM पे, तो आपकी जो टोटल आवर्स की जो स्लीप हो गई वो हो गई टोटल 9 आवर्स। ऐसे आपको बाकी जो डेज बचे हैं उनमें अपना रूटीन यहाँ पे नोट डाउन करना है। नाउ आंसर दीज क्वेश्चन। फिर क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? ऑन विच डे डिड यू स्लीप द मोस्ट? किस दिन आप सबसे ज़्यादा सोए थे? उस डे का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। वाई, आपको रीज़न बताना है कि आप उस दिन सबसे ज़्यादा क्यों सोए थे। ऑन विच डे डिड यू स्लीप द लीस्ट? किस दिन आप सबसे कम सोए थे? वाई, और इसका भी आपको रीज़न देना है कि आप उस दिन सबसे कम क्यों सोए थे। तो ये हो गई हमारी वार्म अप एक्टिविटी। चलिए अपना मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। When I snuggle up at night, there is no one that I would rather tuck me in all nice and tight than my dear grandmother. फर्स्ट 4 लाइन्स में जो पोएटेस है वो हमें बताती हैं कि जब वो रात को सोने के लिए जाती हैं, जब वो स्नगल करती हैं, तो उनके पास कोई नहीं होता जो उनको एक नाइस
और टाइट हग दे सके सिवाय उनकी ग्रैंडमदर के। मतलब टकमिन का मतलब होता है जो उनको अपने पास बुला के उनको आराम से सुला सके। उनके पास ऐसा कोई नहीं है सिवाय उनकी ग्रैंडमदर के, उनकी दादी माँ के। विच स्टोरी वुड यू लाइक टू रीड? माई स्वीट ओल्ड ग्रैनी वुड से, आई ऑलवेज पिक द लॉन्गेस्ट वन टू मेक श्योर दैट शी स्टेज। उसके बाद ग्रैंडमदर पूछती हैं कि तुम कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करोगी, मैं तुम्हें कौन सी स्टोरी पढ़ के सुनाऊं। जो स्वीट ग्रैंडमदर हैं वो पूछती हैं। पोएटेस हैं वो बोलती हैं कि मैं सबसे लंबी स्टोरी हमेशा चूज करती हूँ, क्योंकि अगर मैं लंबी स्टोरी चूज करूंगी तो दादी माँ मेरे पास तक ज़्यादा समय तक रहेंगी, और अगर मैं शॉर्ट स्टोरी चूज करती हूँ तो वो मुझे स्टोरी सुना के चली जाएंगी, मुझे सुला के। लेकिन मैं चाहती हूँ वो मेरे पास बहुत देर तक रहें, इसलिए मैं हमेशा सबसे लंबी स्टोरी को चूज करती हूँ। शी टेक्स मी टू अनदर वर्ल्ड ऑफ फेरीज, क्वींस एंड किंग्स। When she kisses me good night, I dream of wonderful things. अब वो लास्ट 4 लाइन में बताती हैं कि वो जो स्टोरी है वो मुझे एक दूसरी दुनिया में ले जाती है, और उस दुनिया में मुझे कौन मिलता है? उस दुनिया में मुझे मिलते हैं फेरीज, परियां मिलती हैं, रानी मिलती है, राजा मिलते हैं। When she kisses me good night, I dream of wonderful things. जब वो मुझे स्टोरी सुनाने के बाद मुझे गुड नाइट किस दे के जाती हैं तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के सपने आते हैं। मतलब इस पोएम में जो पोएटेस हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि जब वो रात को बेड पे सोने के लिए जाती हैं तो उनके पास कोई नहीं होता सिवाय उनकी ग्रैंडमदर के, जो हमेशा उनसे पूछती हैं कि बताओ तुम्हें मैं कौन सी स्टोरी पढ़ के सुनाऊं। और पोएटेस हमेशा सबसे लंबी स्टोरी चूज करती हैं, क्योंकि लंबी स्टोरी चूज वो करती हैं तो उनकी ग्रैंडमदर उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती हैं। फिर ग्रैंडमदर उनको स्टोरी सुनाना शुरू करती हैं, और वो स्टोरी सुन के जो पोएटेस है वो फेरीज के बारे में इमेजिन करती हैं, किंग्स के बारे में इमेजिन करती हैं, क्वींस के बारे में इमेजिन करती हैं। और जब उनकी ग्रैंडमदर उनको एक गुड नाइट किस दे के जाती हैं उसके बाद उनको सपने भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, उनको सपने में भी वंडरफुल थिंग्स ही दिखाई देती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोएम। आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी। अब सॉल्व करते हैं इसका एक्सरसाइज पार्ट। चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट इज द चाइल्ड लाइक्स टू बी टक्ड इन बाय। जो चाइल्ड है उसको किसका टक किया जाना पसंद है? तो चाइल्ड है उसको ग्रैंडमदर का टक किया जाना पसंद है। ऑप्शन सेकंड को हम टिक कर देंगे। सेकंड, द चाइल्ड ऑलवेज पिक्स द। जो चाइल्ड है वो हमेशा कैसी स्टोरी पिक करता है? जो चाइल्ड है वो हमेशा लॉन्ग स्टोरी पिक करता है, इवन लॉन्गेस्ट स्टोरी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। थर्ड, ग्रैंडमदर रीड स्टोरीज अबाउट क्वींस, किंग्स एंड। जो ग्रैंडमदर हैं वो चाइल्ड को स्टोरी पढ़ के सुनाती हैं, किसकी? क्वींस की, किंग्स की एंड फेरीज की, परियों की कहानी पढ़ के सुनाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बी पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। ये आपका क्लू बॉक्स है। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अब इन वर्ड्स का यूज आपको कहाँ पे करना है? इन वर्ड्स का यूज आपको करना है यहाँ पे जो आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें। फर्स्ट देखते हैं, चूजेस द स्टोरी टू रीड। कौन चूज करता है कि कौन सी स्टोरी सुनी जाए? द चाइल्ड। सेकेंड, किसेस द चाइल्ड एंड सेज गुड नाइट। कौन चाइल्ड को किस करता है और गुड नाइट बोलता है? ग्रैंडमदर। थर्ड, द चाइल्ड इज हैप्पी एंड वेल आफ्टर द स्टोरी फिनिशेज। जब कहानी खत्म हो जाती है तो चाइल्ड बहुत खुश होता है और वो अच्छे से सोता है, स्लीप। सी पार्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि क्या वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। फर्स्ट देखते हैं, ग्रैंडमदर चूजेस द स्टोरी टू रीड। कौन सी स्टोरी सुनानी है ये ग्रैंडमदर चूज करती हैं? नो, दिस इज फॉल्स। ये चाइल्ड चूज करता है, हमारी जो पोएटेस है वो चूज करती है। सेकेंड,
She reads stories about the nature. वो नेचर के बारे में स्टोरीज पढ़ के सुनाती हैं. कौन? ग्रैंडमदर जो स्टोरी सुनाती हैं वो नेचर के बारे में होती हैं. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. वो स्टोरीज होती हैं किंग्स के बारे में, क्वींस के बारे में एंड फेरीज के बारे में. थर्ड, द चाइल्ड सीज वंडरफुल ड्रीम्स आफ्टर स्लीप. जो चाइल्ड है उसको सोने के बाद सपने बहुत अच्छे आते हैं, वंडरफुल ड्रीम्स आते हैं. यस, दिस इज ट्रू. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोएम एंड एक्सरसाइज दोनों ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी. अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर. आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर 4 और हमारे चैप्टर का नेम है द एलिफेंट. ये एक पोएम है जिसमें हम एलिफेंट की क्वालिटीज, उसके फीचर्स, उसकी शेप, उसके साइज, उसकी इनॉर्मिसिटी के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए अपनी आज की पोएम स्टार्ट करते हैं. द एलिफेंट श्योरली इज ग्रैंड. इट्स द लार्जेस्ट क्रिएचर ऑन लैंड with jumbo-sized ears. No wonder it hears for miles from where it may stand. तो पोएम का जो फर्स्ट फ्यू लाइन्स है वो हमें बताती हैं कि जो एलिफेंट है वो श्योरली एक ग्रैंड है. मतलब एलिफेंट श्योरली बहुत बड़ा एनिमल होता है और ये लैंड पे सबसे लार्जेस्ट क्रिएचर है. मतलब अगर हम लैंड एनिमल की बात करें कि विच इज द बिगेस्ट या विच इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, तो हम उसका आंसर देते हैं एलिफेंट. एलिफेंट हमारी अर्थ का, हमारे लैंड का सबसे बड़ा एनिमल है. इसके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब जंबो साइज के ईयर्स होते हैं. तो पोएट यहाँ पे कह रही है कि इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि सिंस एलिफेंट के जो ईयर है वो इतने बड़े हैं तो वो मीलों दूर से भी, माइल्स अवे से भी आवाज सुन सकता है. क्योंकि उसके ईयर इतने बड़े होते हैं इसलिए वो मीलों दूर की आवाज भी आसानी से सुन सकता है. द एलिफेंट श्योरली इज ग्रेट. ओवर 5 tons इज इट्स वेट. विद जंबो साइज्ड फीट plus a mouth that can eat more than 700 pounds on its plate. अब सेकेंड पैराग्राफ में वो बोल रहे हैं कि जो एलिफेंट है वो श्योरली ग्रेट है, महान है, क्योंकि उसका जो वेट है वो 5 टन से भी ज़्यादा है. 5 टन मतलब 1 टन में हमारे 100 kg होते हैं. तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो एलिफेंट का जो वेट है वो हो गया 500 किलोग्राम. और इसके जो पैर हैं वो भी जंबो साइज के हैं. इसके जो पैर होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं. एंड इसके पास एक बहुत बड़ा माउथ होता है जो एक बार में 700 पाउंड तक का खाना खा सकता है. मीन्स पोएम के सेकंड पैराग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो एलिफेंट है उसका वेट कितना है एंड वो एक बार में कितने पाउंड्स तक का खाना खा सकता है. द एलिफेंट श्योरली इज स्ट्रॉन्ग with ivory tusks sharp and long, and the heaviest chunk it can lift with its trunk. Yes, an elephant just can't go wrong. And the name of the poet is Mish Goldish. And last few lines में poet क्या कहना चाह रही है? वो ये कहना चाह रही है कि elephant surely बहुत strong होता है, बहुत मजबूत होता है. इसके जो ivory tusk मीन्स जो इसके दांत होते हैं वो ivory एक मटेरियल होता है उसके बने होते हैं. वो बहुत शार्प होते हैं और बहुत लंबे होते हैं. इसके दांत जो है बहुत लंबे होते हैं और ये भारी से भारी वजन भी उठा सकता है. किससे? अपनी ट्रंक, अपनी सूंड की हेल्प से ये बहुत भारी वजन भी उठा लेता है. लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स को उठा सकता है. और हाँ, एलिफेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता. एंड द नेम ऑफ द पोएट इज मीश गोल्डिश. सो स्टूडेंट, दिस वाज द पोएम. इस पोएम में हमने पढ़ा एलिफेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और कि एलिफेंट क्या क्या काम कर सकता है विद इट्स ह्यूज बॉडी एंड इट्स ह्यूज ट्रंक. अब चलिए सॉल्व करते हैं इसका एक्सरसाइज पार्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. उससे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है अपना. द एलिफेंट इज ग्रैंड, ग्रेट एंड. क्वेश्चन में पूछा है एलिफेंट ग्रैंड होता है, ग्रेट होता है और कैसा होता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. सेकेंड, द वेट ऑफ द एलिफेंट इज. एलिफेंट का जो वेट होता है वो कितना होता है? तो एलिफेंट का वेट होता है 5 टन्स. थर्ड, द एलिफेंट हैज शार्प एंड लॉन्ग. एलिफेंट के शार्प और लॉन्ग क्या होते हैं? शार्प एंड लॉन्ग आइवरी टस्क.
दांत होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बी पार्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। ये हमारा क्लू बॉक्स है। आपको क्या करना है, नीचे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि वन वर्ड मिसिंग है। आपको इस क्लू बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे वो जो मिसिंग वर्ड्स हैं उनको लिखना है। फर्स्ट लिखते हैं, द एलिफेंट ईट्स मोर देन पाउंड्स ऑफ फूड। एलिफेंट कितना खाना खा सकता है, मतलब अगर हम इसको पाउंड्स में मेजर करें तो एलिफेंट कितने पाउंड्स तक का खाना खा सकता है। जैसे कि हमने पोएम में पढ़ा, एलिफेंट खा सकता है 700 पाउंड्स एक बार में। सेकेंड, इट कैन लिफ्ट द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट विद इट्स। ये सबसे भारी ऑब्जेक्ट भी उठा सकता है, किसकी हेल्प से, अपनी ट्रंक की हेल्प से। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड आंसर। थर्ड, द श्योरली इज स्ट्रॉन्ग। कौन श्योरली एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है? पोएम किसके बारे में थी? एलिफेंट के बारे में। तो हमारा आंसर क्या होगा? एलिफेंट। एलिफेंट श्योरली एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है। फोर्थ, इट हैज साइज्ड ईयर्स। इसके जो ईयर हैं वो किस साइज के होते हैं? इट हैज जंबो साइज्ड ईयर्स। यहाँ पे हम लिख देंगे अपना फोर्थ। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द पोएम एंड द एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको दोनों ही चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 2 के चैप्टर 5 में हमने पढ़ा आवर नेशनल सिंबल्स का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़े कि हमारे नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं, उनकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है और वो कैसे हमारी कंट्री को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने पढ़ा नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एम्बलम। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर 6, जिसका नाम है द गोल्डन एग्स। सुनहरी कुल्हाड़ी, मतलब वो कुल्हाड़ी जो सोने की बनी हुई हो। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज अवर टुडेज चैप्टर, द गोल्डन एग्स। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम अपना वार्म अप सेक्शन सॉल्व करेंगे। और इसमें हमें क्या एक्टिविटी करने को दी गई है? अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू रिवील पार्ट्स ऑफ अ ट्री। यहाँ पे आपको ये ट्री दिया है और इस ट्री की यहाँ पे लेबलिंग की हुई है, मतलब यहाँ पे बताया ये क्या है और ये क्या है। लेकिन ये जो नेम्स हैं ये जंबल ऑर्डर में है, आपको इनको सही ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट देखते हैं ये क्या है, ये ट्री का कौन सा पार्ट है? दिस इज फ्रूट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रूट। और ये क्या है? ये क्या होती है ट्रीज की? ये होती है ट्रीज की लीव्स। यहाँ पे हम लिख देंगे लीव्स। ये पोर्शन कौन सा होता है ट्री का, जो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है? वो होता है हमारा ब्रांच। यहाँ आ जाएगा ब्रांच। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो ट्री का होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा ट्रंक। एंड दिस इज द रूट्स। तो ये हमने कर दी ठीक से इन नेम्स की लेबलिंग। चलिए अब अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Long ago, there lived a woodcutter in a small village. His name was Ajit. He was sincere in his work and very honest. Every day, he went to the nearby forest to cut trees. He brought the woods back into the village and sold them out to a merchant and earned his money. He earned just about enough to make a simple living, but he was satisfied with what he had. बहुत समय पहले एक लकड़हारा हुआ करता था, एक वुड कटर। वुड कटर कौन होता है? वुड कटर वो पर्सन होता है जो जंगल में जाके लकड़ियाँ काटता है और उन लकड़ियों को बेच के कुछ पैसे कमाता है, जिससे वो अपना और अपनी फैमिली की गुजर बसर कर सके। तो कुछ समय पहले एक लकड़हारा हुआ करता था। वो कहाँ रहता था? वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था अजीत। वो अपने काम में बहुत सिंसियर था, मतलब बहुत डेडिकेशन से, बहुत लगन से वो अपना काम करता था और बहुत ईमानदार था। वो बहुत ऑनेस्ट भी था। रोज सुबह वो जंगल में जाता था पेड़ काटने के लिए,
लकड़ियाँ जब वो काट लेता था उनको वापस गांव में लाता था और उनको एक मर्चेंट को, एक व्यापारी को बेच देता था और उससे कुछ पैसे कमा लेता था। हालांकि जो वो पैसे कमाता था वो बहुत कम होते थे, लेकिन वो उसके लिए काफ़ी थे। एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं थोड़े उससे कम उसे मिलते थे, लेकिन वो इतने पैसों में भी खुश था। उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की, अपनी लाइफ से उसने कभी शिकायत नहीं की कि मेरे पास इतने कम पैसे क्यों हैं। उसे जितने मिले उसे उतने खुशी खुशी ले लिए और अपनी गुजर बसर करने लगा। वन डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट वुड्स। देयर वॉज अ डीप रिवर इन द फॉरेस्ट। He started cutting woods near it. Suddenly, his axe slipped from his hands and fell into the river. एक दिन वो जब जंगल में गया लकड़ियाँ काटने के लिए, तो जिस पेड़ के ऊपर बैठ के वो लकड़ियाँ काट रहा था उस पेड़ के नीचे एक बहुत गहरी नदी बहती थी। मतलब वो नदी जो थी उसका पानी बहुत गहरा था। वो पेड़ पे चढ़ के वहाँ पे एज यूजुअल लकड़ियाँ काटने लगा। तभी अचानक क्या होता है, उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो उसके हाथ में से स्लिप हो जाती है और नीचे नदी में गिर जाती है। अब नदी बहुत गहरी होती है, लकड़हारे के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो नदी में जाए और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। द रिवर वॉज सो डीप ही कुड नॉट इवन थिंक टू रिट्रीव इट ऑन हिज own. He had only one axe which was gone into the river. He did not have money to buy a new axe. He became very much worried, thinking how he would be able to earn his living now. He was very sad and prayed to the river goddess. अब उसको पता था कि नदी इतनी गहरी है कि वो खुद जाके उस कुल्हाड़ी को कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा और उसके पास केवल एक ही कुल्हाड़ी थी जो नदी में गिर गई थी। अब उसके सामने प्रॉब्लम ये थी कि वो पेड़ किससे काटे, क्योंकि उसके पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाता है और ये सोचता है कि अब वो पैसे कैसे कमाएगा, अब वो अपनी लाइफ को कैसे चलाएगा। वो बहुत दुखी हो जाता है और रिवर गॉडेस मतलब जो नदी की देवी होती हैं उनसे प्रार्थना करने लगता है। He prayed sincerely, so the goddess appeared in front of him and asked, "What is the problem, my son? My axe has fallen into this river. I can't go into it and get my axe. Also, I don't have money to buy a new one," said Ajit. अब जो वुड कटर होता है वो इतने दिल से प्रार्थना करता है, इतने सच्चे मन से वो उन देवी को याद करता है कि वो उससे प्रसन्न हो जाती हैं और उसके सामने प्रकट हो जाती हैं और उससे पूछती हैं कि मेरे बच्चे तुम्हारी क्या समस्या है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों दुखी हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो अजीत बोलता है कि मेरी जो कुल्हाड़ी है वो इस नदी में गिर गई है। अब मैं इसके अंदर जाके अपनी कुल्हाड़ी को नहीं ला सकता क्योंकि जो पानी है वो बहुत गहरा है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं जाके कोई दूसरी कुल्हाड़ी खरीद लूं। Don't worry, said the goddess, I will help you. She put her hand into the water and took out a silver axe. Is this your axe? She said. No, said the woodcutter and shook his head sadly. Don't be upset, said the goddess. She took out a golden axe this time. Is this your axe? She asked Ajit. The woodcutter again shook his head sadly. Don't worry, I will try again, said the goddess. This time she took out the iron axe from the river. Ajit shouted with joy, Yes, this is mine, thank you. तो रिवर गॉडेस उसकी बात सुन के कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। वो अपना हाथ पानी में डालती हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकालती हैं और उसको अजीत को दिखा के कहती हैं कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो अजीत कहता है कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो गॉडेस उससे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं फिर से ट्राई करूंगी। इस बार वो अपना हाथ वापस पानी में डालती हैं और एक सोने की कुल्हाड़ी निकालती हैं और उसको अजीत को दिखा के कहती हैं कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इस बार भी अजीत मना कर देता है और उदास